मैंने जहाँ तक देखा है मैम 98% कि पीपल्स जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों के पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई इसीलिए फाइनेंशियल जानना प्लानिंग चाहती, नहीं इसीलिए है। मैं लोगों को सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा है। कि स्टार्ट एसआईपी एज सुन एज पॉसिबल, चाहे वो 100 रुपए से हो। एसआईपी स्टार्ट करें। अगर आप 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो स्टार्ट साइड हसल एज सुन एज पॉसिबल। कुछ भी हो, भले 2 घंटे के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो, पर साइड हसल करना जरूरी है। तीसरा जो मैं एडवाइस देना चाहूंगा, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये ही दोनों चीजें हैं, ये जो रेयर हैं, और यही आगे जाके आपकी लाइक आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको कब 5 टाइम 8 टाइम 10 टाइम 12 टाइम कब कर देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आपने जैसा बताया कि हमारे यहाँ 90%, 80-90% फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही नहीं लोग। तो क्या आपको लगता है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये स्कूल्स में पढ़ाई सिखाई जानी चाहिए? मैं एंड अचंभित था मैम जब क्या मैं बेसिक्स होना ये चाहिए कभी आपके नहीं अकॉर्डिंग? सिखाते, ये नहीं ये मैं सिखाते। चलो, अचंभित था जब सिखाते नहीं है, प्रैक्टिकल दैट इज द थिंग। मार्केट में मैंने इंटर किया एज अ जब मैं कहीं जॉब करने गया या आफ्टर 12th मैंने देखा कि जो चीजें आपके रियल लाइफ में ज्यादा जरूरी है वो स्कूल्स में कभी नहीं पढ़ाई जाती। यस, और जो दैट्स व्हाई आई आपकी एम बुक्स आस्किंग। में रहना है और बुक्स में ही बंद होना है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है। यस। तो मेरा जो है आपके थ्रू जो है इंडियन गवर्नमेंट या जो भी हैं स्कूल्स जो खुद से इनिशिएटिव लाना चाहते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल लोगों को ये सिखाया जाए, स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, रिस्क क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जितनी जल्दी हो सके वो कंपाउंडिंग करना सीखेंगे, उतनी जल्दी पैसा इन्वेस्ट करना सीखेंगे। दूसरा ये कि जैसे अगर वो मनी मैनेजमेंट पहले से सीख लेंगे तो जब वो एक्चुअल अर्निंग करने लगेंगे ना तो उस मनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों वेदर को की कोई देखा जो डिस्ट्रैक्शन पे जितना वेस्ट अर्न नहीं। करते हैं उतना तो वो पता नहीं किन किन कामों में खत्म कर देते, ऊपर से क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनको घर क्रेडिट चलाना कार्ड पड़ता और पे लेटर अभी है। ये बहुत एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लमेटिक है। पुअर मनी मैनेजमेंट यू कैन से, मेरे ऑफिस में भी बहुत से लोग हैं जो अच्छा ना करते हैं कि एक फैमिली के लिए वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं विदाउट एनी डेप्ट, बट डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये सारी एजुकेशन अगर स्कूल में बच्चों को पहले से मिलेगी तो ये जो डेप्ट ट्रैप हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज की तारीख में स्टॉक मार्केट के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, या फिर कंपाउंडिंग आप पहले से सीख जाएंगे, एसआईपी पहले से सीख जाएंगे, मनी मैनेजमेंट आप पहले से सीख जाएंगे, तो एक बच्चा जो आफ्टर 12th जो एक बच्चा निकलेगा ना वो आज की तारीख में जो बच्चे निकल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ग्रूम करके निकलेगा। तो ये बहुत ज्यादा चीजें नेसेसिटी है हमारे एजुकेशन तो सिस्टम में ये चीजें इंक्लूड करने की। या एब्सोल्युटली सर, हाउ अगर मैं लाइक अगर आप सीए है, आपका पोर्टफोलियो तो काफी अच्छा होगा क्योंकि आप तो हम्म, लाइक एनालाइज करते हो उस चीजों को। हम्म। तो अगर मतलब नॉर्मल अगर कोई नया नया जैसे कोई नया चालू करना चाहता है अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे डिसाइड करे और कोई भी कंपनी को कैसे एनालाइज करना चाहिए? ओके सर, सबसे पहले तो मैं इस स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है लोगों के साथ मैं वो बताता हूँ आपको एड्रेस करने की कोशिश। सबसे पहले कोई सा भी जैसे बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में या कुछ भी करना चाहता है तो वो यूट्यूब देखता है। अब या यूट्यूब पे उसको स्टॉक ऑप्शंस वाले जो ट्रेडर हैं उनके वीडियो सबसे पहले आते हैं। अब वो लगाते 5,000 है या 1 लाख है और उसको दिखता है 50,000 एक ही दिन का आ रहा है यार, 1 लाख आ रहा है यार, ये आ रहा है। तो वो क्या ग्रीडी हो जाता है बच्चा, या कोई सा भी नया इन्वेस्टर ग्रीडी हो जाता है कि वो डायरेक्ट क्या कुत्ता काय में फिर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा। और ऑप्शन एस एंड सबसे ओ। टफ है सर। ऑप्शन या ट्रेडिंग इज अ लाइक आप गैम्बलिंग कर रहे हो अपने आप के साथ। आप खुले कुएं में डायरेक्ट खुद जंप मार रहे हो विदाउट एनी प्रोटेक्शन। पैराशूट। या तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी मनी फिर स्टॉक में ना लगाते हो, म्यूचुअल फंड में ना लगाते हो, डायरेक्ट स्टॉक ऑप्शन में लगाते हैं। 2 4 6 ट्रेड हुई और सारी मनी गवा के फिर बैठ जाते हैं। इसके कारण जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रेट बहुत कम है हमारे यहाँ। करना सब चाहते हैं पर वो जो एक
प्रोसेस उसको ना अप्लाई करते हुए डायरेक्ट कूदते हैं ऑप्शंस पे, वो ना होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि अगर आप सबसे पहले आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर, भले आप छोटे अमाउंट से करो पर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे फिर स्टॉक की अर्निंग से आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड में जैसे भी बहुत सारी कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड की। आप थीमेटिक कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक सेक्टर का अलग अलग म्यूचुअल फंड भी होता है। या आप फार्मा में कर सकते हो, जो आपको अच्छा रिटर्न लगे, आपकी रिस्क कैपेसिटी या जिस कि आपकी रिस्क कैपेसिटी, रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी जो भी आपको, पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उससे होगा क्या कि अगर स्टॉक मार्केट गिरा भी या 10% इन अ डे सर्किट लग गया लोअर सर्किट, तो भी आपके मनी जीरो नहीं होगी, जो ऑप्शन में हो सकती है। ऑप्शन में पूरा खत्म, पूरा जीरो 10 मिनट में खत्म हो जाता है सर, वो तो एक जितने दिन भी नहीं मिनट का लगता। ट्रेड डाला है, मिनट क्लोज हुआ, लोअर इन अ सर्किट मिनट गया, क्लोज खत्म। देखा है या मैंने, बहुत सारे लोगों को देखा। तो स्टॉक में ऑप्शंस में ना जाएं, स्टॉक को जो है पहले सबसे पहले वॉच करें। अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करें। जैसे या मैं कैसे करता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, सबका अलग अलग रहता है। मैं क्या करता हूँ कि कंपनी को वो अराउंड 5 to 7 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। आप किसी भी नई कंपनी में अपना मनी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो जब आप उसको जानते नहीं हो। आप उसके सही बात। सीईओ कौन है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, जब तक नहीं जानते हो तब तक कुछ नहीं होगा। तो नई कंपनी में पैसा लगाना लाइक कैन गैम्बलिंग। 5 to 7 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ मैं, उसका बुक वैल्यू वगैरह क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। हालांकि ये मैं सीए हूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाता है। हालांकि वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आजकल बहुत घूम रहे हैं, जो आपको Yes. कॉल और फोन और टिप्स दे रहे हैं। इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। कल से कुछ हो गया तो वो तो हाथ वो खड़े कर देगा, फोन बंद कर लेगा, सिम फेंक के भाग जाएगा। आप क्या करोगे आपके सही मनी का। Right. सही सेबी बात। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से टिप ले, या जो भी उनसे समझे कि कौन से स्टेप अच्छे हैं या किसमें मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस बेसिस पर अपने स्टॉक को सिलेक्ट करें और देन फिर अपनी जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरा कर सकता है। ओके। So, Jay, what is best? Like आपने SIP नाम लिया, आपने म्यूचुअल फंड्स लिया। सो अगर कोई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसे SIP, देन हाँ फिर जी, म्यूचुअल फंड, देन फिर म्यूचुअल उसके फंड में ही एसआईपी होती है, म्यूचुअल उसके फंड की ही अंडर में। एसआईपी होती है। और म्यूचुअल फंड में SWP, तो उसमें देयर इज समथिंग सिलेक्ट कॉल्ड कैसे करें SWP आल्सो। या हाँ SIP? जी सर, और पर like अभी लोग यहाँ पर एसआईपी को ही नहीं समझे हैं इंडिया में, तो एसडब्ल्यूपी तो और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी yes, सबसे ओके। पहले क्या है कि उनको अगर इनिशियल लेवल पे हमको एसआईपी जो है, भले 100 रुपीज से भी एसआईपी होती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज आपको 100 रुपए महीने में आपको एसआईपी का ऑप्शन दे रहे हैं। 100 रुपए तो हर कोई डाल सकता है, आप डालिए धीरे धीरे। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 25,000 पर, अगर बढ़ा, आपने फॉर एग्जांपल आज इन्वेस्ट करा तो वो बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर कम हुआ तो आप थोड़ा सा लॉस में जाएंगे। तो होगा क्या कि आप एसआईपी ऑन करते हैं तो किसी मंथ में आपकी एसआईपी बढ़े हुए अमाउंट पे लगती है, किसी मंथ में जब मार्केट कम होगा तो उसका एवरेज जब लॉन्ग टर्म में आएगा ना, तो वो एवरेज आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देके जाएगा अप टू आफ्टर 5 to 10 ईयर्स के। दूसरा, आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो अच्छा हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, आप उससे बात करके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है कि मुझे आफ्टर 10 to 15 ईयर्स ये चाहिए, ऐसा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या जो भी आपका गोल हो जिसके लिए आप करना चाहते हो, या रिटायरमेंट पर्पस के लिए चाहते हो, तो वो उस तरीके से डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करें। बहुत अच्छा नॉलेज अगर आपको हो जाता है सब कुछ, तो फिर आप खुद से कर सकते हैं। खुद से आप स्टॉक को जो है फाइंड करें और फिर जो है कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्ट कर। मुझे ऑलरेडी एज ए प्रैक्टिस लाइक 2019 में मेरा सीए हुआ था, उसके बाद 6 साल मुझे हो चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज हो गया है। तो मैं खुद की जर्नी जो है सीए के जो स्टॉक है वो खुद ही डिसाइड करता हूँ, और मैं इसमें ही फाइनेंशियल मार्केट में ही मेरा एक स्टार्टअप भी आने वाला है,
जो लोगों ओके को हम ये सिखाएंगे कि जो गलतियां वो कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, उसको कैसे कम करें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आए तो आप जरूर टिकेंगे, बट अगर शॉर्ट टर्म में आपको लाइक जो आपका ग्रिड है कि यार मुझे 1 करोड़ मिल जाए, 1 लाख मिल जाए इन अ डे, तो उसको कैसे अवॉइड करें वो हम सिखाने जा रहे हैं, वो ओके भी हम नाइस स्टार्ट करना नाइस चाह रहे हैं। बट तो इस तरीके से बेसिकली सिस्टमेटिक लोग अगर करें तो वो बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट्स स्टॉक मार्केट दे सकता है। इसके अलावा जो है जल्दी से जल्दी उनको रियल एस्टेट में कहीं भी कितना भी वो छोटा इन्वेस्टमेंट हो पर करना चाहिए। थर्ड है गोल्ड। ये भी आप छोटा छोटा देखिए, आप 2020 में अराउंड 30,000 के आसपास गोल्ड था, कोरोना में पिछले 4 सालों में 1 लाख के आसपास आ गया। या और जैसे जैसे ये कम होते जाएगा और डिमांड बढ़ती जाएगी, ये और इसकी प्राइसेस बढ़ते जाएंगी। अभी हो तो सकता 1 है लाख एक दो प्लस साल हो गया। स्टेबल रिटर्न रहे, बट गोल्ड, रियल एस्टेट एंड देन फिर जो है आपका म्यूचुअल फंड हो गया, डायरेक्ट स्टॉक, और उसके बाद जो है आपका खुद का बिजनेस। इन पांचों सोर्स से आप एक बहुत मतलब वेल्थिएस्ट पर्सन बन सकते हैं अगर आज से 10 15 20 साल बाद इन पांचों कंटिन्यूएशन सेगमेंट के का साथ किया तो कॉम्बिनेशन बना के आप आगे बढ़े। ना कि ओके हमें किसी एक बकेट में सारे वो भी नहीं रखना है एग भी। हमको एक डिसाइड करना है कि तो मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मुझे रियल एस्टेट में 20 डालना है फॉर एग्जांपल, मुझे गोल्ड में 20 डालना है, मुझे म्यूचुअल फंड में 20 डालना है, और मुझे खुद की जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें इतना रखना है, और खुद के बिजनेस के लिए इतना। एक सेक्टर कहीं से पूरा डूब भी गया तो आपके 20 रुपए जाएंगे, बच्चे मेरे 80 5 हैं। 7 करोड़। तो राइट। बहुत आप संभल के चलेंगे और आपके साथ जो एक मिस हैपनिंग हो सकती है, जो भी लोग करते हैं स्टॉक ऑप्शन वगैरह या ऑप्शन ट्रेडिंग करके, वो जीरो हो जाएगी बहुत हद तक, मतलब उसकी रिस्क कम हो जाएगी। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो आपका बना के आगे बढ़ेंगे। राइट। नाइस सो दैट्स देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड बॉन्ड्स लाइक बॉन्ड्स कैसे होते हैं एंड हाउ डज बॉन्ड्स बॉन्ड्स, वर्क या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाँ बहुत अच्छे हैं, इसमें और रिस्क कम है। आपके जो जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वो स्टॉक बेस्ड होते हैं और स्टॉक मार्केट से चलते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको स्टडी रिटर्न मिलता है लाइक एन एफडी। ओके आप गवर्नमेंट के कोई से बॉन्ड खरीद लिए 7-8% आपको मिल जाएगा। तो आपको बॉन्ड्स में भी, हाँ ये इंक्लूड करना मैं रह गया था, आपको बॉन्ड्स में भी 5 to 10% रखना है ताकि आपको स्टडी रिटर्न मिल सके। कुछ अमाउंट आप एफडी भी कर सकते हो बैंकों में, जिससे वहां पर आपका अमाउंट सेफ है पर एक स्टडी रिटर्न मिलेगा। लोग अभी जो है, मैं पिछले 1-2 साल से ट्रेंड देख रहा हूँ कि अब लोगों के का जो एफडी पर से इंटरेस्ट कम हुआ है और जो बढ़ा है स्टॉक मार्केट में बढ़ा। म्यूचुअल्स राइट। क्यों? उसका बिकॉज़ रीजन ये है कि रिटर्न हाई रिस्क और बहुत। हाई रिटर्न। या स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है, तो लोग रिस्क को इग्नोर करते, सिर्फ रिटर्न को देखते। बट मैं यस। ये बोलना चाहूंगा लोगों को या नए इन्वेस्टर को, कुछ अमाउंट आपका एफडी में रखिए, 5 to 10% आप टोटल पोर्टफोलियो साइज, और कुछ अमाउंट आप स्टॉक में रखिए, म्यूचुअल फंड में रखिए। इस तरीके से आप रखेंगे तो आपकी रिस्क बहुत कम हो जाएगी। और एफडी उसके साथ और साथ जो बॉन्ड। सर ने इंक्लूड करा है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड एक बहुत अच्छा साधन है जिसमें आपको स्टडी 7 to 8% रिटर्न मिलेगा, पर आपकी मनी लूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लाइक एन एफडी। ओके स्टेबल है मतलब बॉन्ड्स काफी स्टेबल होते हैं सो अगर कोई पर्सन अगर चाहे कि मैं एफडी में, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल बहुत कम इंटरेस्ट परसेंट एग्जैक्ट। बहुत कम हो गया। सो इज द बॉन्ड इज सेफ मोड? अगर कोई एफडी में नहीं करना चाह रहा कि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है ज्यादा कुछ उसमें, तो क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना उनके लिए सही होगा कि वो? बॉन्ड का क्या है मैम कि आपको एफडी से ज्यादा मिलेगा पर स्टॉक या म्यूचुअल फंड से थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। तो बॉन्ड या एक मीडियम जो है मीडियम रिस्क और 9 to मीडियम 10 रिटर्न का एक ऑप्शन है, जिसको इंक्लूड करना चाहिए एक पोर्टफोलियो में एक हर एक इन्वेस्टर। जिससे क्या होगा, आपका जो बैलेंस रहेगा पोर्टफोलियो। और बॉन्ड जो होता है वो आपको 3 मंथ यील्ड, 6 मंथ यील्ड, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ जो अगर आपके गवर्नमेंट के कुछ नए प्लान है उसमें टैक्स सेविंग प्लान आ गया है, कुछ आई है, तो उससे भी आपको टैक्स की भी सेविंग मिलती है। ओके। ओके नाइस तो मैं ये नहीं कहूंगा टोटली पूरा कि यार आप पूरा एफडी हटा के बॉन्ड पे जाइए। मैं चाहता हूं राइट। कि आप बॉन्ड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें।
आप भले 10% एफडी रखिए, 10% बॉन्ड रखिए, पर आप इंक्लूड जरूर करें उसको। दोनों को करें। अच्छा जय, आपको क्या लगा, आपको ऐसी क्या चीज लगी कि अभी तो आप एक सीए फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो यू नो वेरी वेल ऑल द थिंग्स। आपको इस समय आपको क्या लगता है, ये इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, कि कौन सी फाइनेंशियल लर्निंग आपको पहले से आनी थी, जो आपको लगता है कि आप रिग्रेट करते हैं शायद उस और चीज से? बेटर होता फिर आपकी जर्नी के लिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ आज कंपाउंडिंग। आज मेरी एज 25 है, जो मेरी एज है 28 है। अगर मेरे पेरेंट्स को या मुझे ये पता होता कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, 100 रुपये एसआईपी हम उस टाइम पे स्टार्ट कर देते। जो आप जो मुझे लगता है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया हालांकि अभी, बट मैं जो देखता हूँ या मैं भी जो सीखता हूँ, वो उससे ये मुझे पता चला कि वो जो 100 रुपीज़ हम सेव कर सकते थे, वो आज मुझे लगता है कि करोर्स में होते या लैक्स में होते उस आज किस डेट में, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर मुझे बहुत पहले से पता चल जाता, तो मैं 100 रुपीज़ इवन हर मंथ में सेव कर सकता हूँ। इतना तो पॉकेट मनी हर एक बच्चे को मिलता है, तो ऑब्वियस। तो वो कर सकता था। और आज मुझे लगता है कि वो खुद उस एज में जब वो उसको अर्न करना हो या कुछ करना हो, तो उसको किसी के यहाँ जॉब करने के बजाय उस मनी से वो कुछ भी बिजनेस कर कुछ सकता कुछ चालू कर सकते हैं। है। पावर ऑफ कंपाउंड। ओके। ओके। तो अच्छा माय लास्ट क्वेश्चन विल बी, लाइक अभी जो बच्चे सीए कर रहे होंगे या फिर जो भी परस्यू करने की सोच रहे होंगे, उनके लिए आपके क्या बुक रिकमेंडेशन है, और उनको अपने लाइक डेली शेड्यूल पढ़ने का कैसे प्लान करना चाहिए, और जो भी मतलब मिथ्स है, अगर उन लोग कुछ उनकी जर्नी में अगर आपके साइड से कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहे तो आप क्या करना चाहेंगे? लिसन, जैसे हर एक बच्चे का अलग अलग, जैसे मैं जब सीए कर रहा था तो सबका अलग अलग पढ़ने का मैंने स्टाइल देखा था। कोई अर्ली बर्ड होता है जो सुबह उठ के पढ़ना होता है, किसी को नाइट में पढ़ना अच्छा होता था, वो दिन में सोता था यस, और हर बोलते थे कि किसी के नाइट में अलग-अलग बिल्कुल शांत हो जाता तब मैं पढ़ता हूँ। तो सबका अपना अपना वे ऑफ स्टाइल है पढ़ने का। किसी को लिख लिख कर पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को एक बार देख लेते हैं तो याद हो जाता है। सबका अपना अपना है। वो जैसे भी कर रहे हैं, वो जैसा अभी तक करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। दूसरा ये कि हाँ, आपने जो अभी तक 12th में करा वो बात एक अलग है, बट सीए इज अ डिफरेंट जर्नी। आपको यहाँ पर मोटिवेशन अपने अंदर बनाए रखना है, डिसिप्लिन आपके अंदर बनाए रखना और कंसिस्टेंसी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, आप फेल हो रहे हैं, आपको अचीव टारगेटेड जो आपके हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, या आपको फेलियर हुआ है। क्योंकि सीए में भले ही आप इंटर हुए हो, ये पहले से आपको पता है कि 5-7-8% बच्चे ही होंगे। तो बच्चे 92% वो ऑफकोर्स वो फेलियर को फेस करेंगे। तो ठीक है, इट्स ओके। अगर वो फेलियर फेस कर रहे हैं तो अपने आप को, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उन पे हमें लाइक क्वेश्चन नहीं करना। इट्स ओके, होता है सब। हमें वापस अच्छी नई एनर्जी के साथ और नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना है। और फिर वापस जो जो हमने गलतियां जो फर्स्ट एग्जाम में या जो हम जिस एग्जाम में हम पास ना हो पाए हैं, उन गलतियों को सबसे पहले 1-2 दिन लेके आप अपने आप को लिखो कि यार मेरे से क्या हुआ है, कि जो मैं इस आंसर को क्यों ना कर पाया या क्यों नंबर कम आए। अपनी गलतियां अपने को पता होती है ना। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो अपने आप को पता होता है कि यार मेरे ये चैप्टर जो है यार मुझे पढ़ना था और मैंने नहीं पढ़ा, या ये गलतियां, उन गलतियों पे वर्क करिए। दूसरा, मैं आजकल के जो बच्चे हैं जो सीए परस्यू कर रहे हैं, जो मैंने भी गलतियां उस टाइम पे की थी, जैसे मैं सिर्फ जो है कोचिंग के जो मटेरियल हैं और उनको पढ़ लेता था। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बैंक होती है, तो आपको उससे बहुत नॉलेज मिलेगा कि यार इंस्टीट्यूट किस टाइप के क्वेश्चंस रेज करता है। ओके। उस उन क्वेश्चंस में ही उनके आंसर भी, आइडल आंसर भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, तो आप उनको पढ़िए तो आपको बहुत हद तक। और ऐसा नहीं है कि हर बार सीए के एग्जाम में नए क्वेश्चंस ही आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हो सकता है आपका लक अच्छा रहा तो जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए, आप एज इट इज छाप के आ गए तो आपको नंबर मिलेंगे। मेरे साथ भी हुआ है। फिर आरटीपी आती है ना, रिवाइज टेस्ट पेपर जो आते हैं एग्जाम के, 1 महीने पहले मेरे टाइम पे तो आते थे, अभी का पता नहीं। तो वो आती हैं, उसमें से भी 5 to 10 मार्क का आ जाता है।
तो इस तरीके से आप आपके जो एग्जाम और आपके जो सीए जर्नी प्रिपेयर करें कि आपको जो इंस्टीट्यूट है उनके मटेरियल, या फिर आप कोचिंग कर रहे हैं तो उनके मटेरियल को पढ़ना है। इंस्टीट्यूट के किसी भी एग्जाम रिलेटेड मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है, उनको आप पढ़िए और आरटीपीएस को पढ़िए। इन सब को आप करेंगे ना तो आप बहुत हद तक मतलब जो 7-8% बच्चे जो पास होते हैं उस कैटेगरी में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आप पास हो जाएंगे। दूसरा होता है नेगेटिविटी। जी, one last question from my side. Outside of the work, because CA is a tough job, so what your hobbies or passions who that keep you balance? क्या चीज है? एक तो मैं जानती हूँ ट्रैवल, इसके अलावा हाँ जी। अब जो जैसे मुझे लगता था कि यार सीए होने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी शॉर्ट एंड शॉर्टेड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप किसी कंपनी के सीएफओ हैं इतनी अर्ली एज में, तो आपको बहुत मैनेज करना होता है। आप बहुत बिजी रहेंगे, आपको अप्रूवल देना है, ये करना है, आपको कंपनी का कैश फ्लो मैनेज करना है, अकाउंट्स मैनेज करना है, टैक्सेशन मैनेज करना है, पूरी टीम को मैनेज करना है। क्योंकि सीए हैं आप, तो आपसे ही मैं और सीएफओ हैं अगर आप किसी कंपनी में, तो आपसे ही सब एक्सपेक्टेशन होगी डायरेक्टर्स को। तो वो एक जो एक टफ शेड्यूल के साथ साथ में जो है अपने आप को लाइफ बैलेंस करने के लिए जो है मेडिटेशन तो करता ही मॉर्निंग में। मैं थोड़ा जिम भी जाता हूँ ताकि आपकी बॉडी भी उस जो आपके जो आजकल क्या होता है कि कॉर्पोरेट में आपकी सीटिंग ज़्यादा हो गई है, तो आपके इम्बैलेंस बॉडी इम्बैलेंसेस होते हैं। फिर आपको 30-40s में कोई सी बीमारियाँ होती है, तो ज़रूरी है कि आपका थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी रहे। उसके साथ साथ में माइंड को रिलैक्स रखने के लिए बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता रहता हूँ। जो जैसे मैंने नेल्सन मंडेला पढ़ी, स्टीव जॉब्स पढ़ी, मैंने एलन मस्क पढ़ी, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग पढ़ा है, हाइपर फोकस पढ़ी है। तो बहुत सारी बुक्स में पढ़ते रहता हूँ। मैं जो आज आपके सामने हूँ ये स्टडीज नॉलेज से ज़्यादा इन बुक्स के थ्रू ये बहुत आपको मैंने मेंटली और लाइक फिजिकली भी जो है आपको लाइक डेवलप करती है। तो ये भी लोगों को रिकमेंड करूंगा मैं कि आप सीए की जर्नी के साथ या किसी भी सेक्टर के लोगों को कि इन चीज़ों को भी आप पढ़ें। इसके साथ साथ जो है थोड़ा मैं अपने दोस्तों के साथ भी टाइम देना पसंद करता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि आप अगर ऑफिस में कुछ हो गया, हर डे आपका सेम नहीं रहेगा, तो किसी से कुछ हो गई या कुछ हो गई तो आपके दोस्त आपसे मजाक मस्ती करते हैं, तो वो गॉसिप से क्या होता है कि वो जो आपका हाइपर हो गया है दिमाग या जो भी है तो वो खत्म हो जाता है। दूसरा है ट्रेवल। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करिए, नई चीज़ मिलिए। जैसे मैं ट्रेवल कर रहा था तो आप मिली सपना मैम मुझे, और आज मुझे ये मौका मिला कि आप लोगों के साथ मेरा जो सीए जर्नी है शेयर करने का एक मौका मिला। तो आप नए नए लोगों से मिलोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ट्रेवल जितना हो सके आप करिए, ये मैं करता हूँ मेरी डेली रूटीन लाइफ में। हाँ, मैं जो 7 to 8 आवर्स के स्लीप लेता हूँ तो मैं 10:30 और मैक्सिमम सो जाता हूँ, सुबह 7 बजे में उठ जाता हूँ। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस एंड आई थिंक मुझे लगता है आज हमारे व्यूअर्स को ही नहीं हमें भी बहुत सारा नॉलेज बहुत मिला। सारी चीजें पता चली। बहुत सारी चीजें हमने सीखी कि हाउ टू मैनेज अवर फाइनेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस एंड we really enjoyed ऑल द this. बेस्ट। Thank you very much, ma'am.